ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम एच सवनूर है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हॉस्पेट तालुका हॉस्पेट ज़िला बಳ್ಳಾರಿ में माविन मोइलम की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो बच्चों, अब हम जो है ना उर्दू ज़बान अव्वल 8वीं जमात का सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जोग्राफिया नाक और कान का। जोग्राफिया नाक और कान का। लेकिन ये दूसरी नशिस्त है। पहले नशिस्त में हम जान चुके हैं कि नाक जो है ना हमारे लिए क्या क्या काम करती है, नाक के इस्तेमालात क्या हैं, हम मालूम कर चुके हैं। ये उसका दूसरा हिस्सा है। तो सबक नंबर 10 क्या है? सबक नंबर 10 जोग्राफिया नाक और कान का। लिखने वाले हैं तालिब ज़ैदी। मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तालिब ज़ैदी। तो बच्चों, पिछले सबक में हम जो पढ़ा था उसका हम थोड़ा इयादा करेंगे, यानी रिफ्लेक्शन। पहले जो हम नाक के बारे में मालूमात हासिल करें, देखेंगे उसके बारे में आपको कुछ याद है या नहीं। तो पिछली जमात में हमने नाक का जोग्राफिया पढ़ा कि नाक जो है पेशानी से थोड़ी नीचे, बिल्कुल नीचे, होठों से थोड़ा ऊपर और आँखों के दरमियान जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। और साथ ही साथ मुसन्निफ़ ने ये भी बताया कि नाक और कान का पुश्तैनी ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हमने नाक के मुख्तलिफ़ किस्मों को समझा, मतलब नोकीली नाक है, तोते की नाक है, दबी हुई नाक है, और इसके साथ साथ चंद एक अल्फाज भी हैं, ख़तरनाक, दहशतनाक वगैरह हमने पिछले सबक में पढ़ा था। इससे जुड़े चंद महावरों के मानों को भी हमने समझा, जैसे कि नाक कटा देना, नाक नीची करना। याद है आपको? तो हमने पिछले सबक में ये भी मालूम किया था कि सांस न सिर्फ नाक जो है ना सिर्फ सांस लेने के काम आती है, बल्कि इसके अलावा वो जासूसी का भी काम करती है। जासूसी का काम यानी पड़ोस के घर में कौन सा सालन बगारा जा रहा है, इससे हमें मालूम कर सकते हैं कि पड़ोसी की माशी हालात कैसे चल रहे हैं। किस तरह से कार्टून बनाने वाले, यानी कार्टून बनाने वाले, तस्वीर बनाने वाले किसी एक अपने ख़ास लोगों की जो तस्वीर बनाते रहते हैं, चेहरा बनाते हैं, तो उस वक्त जो है वो नाक को अच्छी तरह से बनाते हैं, क्योंकि अगर कोई चेहरा अगर सही तरीके से खूबसूरत दिखना है तो नाक को सही तरीके से दिखाना पड़ता है। और हमने सबक के उस हिस्से के चंद मशकी सवालात भी हल किए और चंद सरगर्मियाँ भी किए, घर पर काम भी किए। तो बच्चों, अब हम कान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले आप लोग अपने दरसी किताब खोल कर रखें और साथ ही साथ एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखें, क्योंकि जहाँ कहीं भी मुश्किल अल्फाज आते हैं तो आप उनको नोट कर लें या आप उसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि मैं भी जो है ना बाद में, इसके बाद थोड़ी देर बाद उसके माने भी बता दूंगा। तो कान क्या है, मैं पहले सबक पढ़ता हूँ, गौर से सुनो, फिर उसके बाद सबक की तफसील से समझाऊंगा। कान नाक से दोनों तरफ एक्सा फासले पर पाए जाने वाले जिस्म को कान कहते हैं। नाक से दोनों तरफ एक्सा फासले पर पाए जाने वाले जिस्म के हिस्से को, यानी यहाँ से यहाँ तक दोनों भी एक्सा फासले पर ही है, ये दो होते हैं। कान कितने होते हैं? दो होते हैं। इनके दो होने का फ़ायदा ये है कि बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाई जा सकती है। कान
सुनने के लिए होते हैं, मगर बाज़ असातिज़ा शागिर्दों के कान खींचते हैं, जिसे गोशमाली कहा जाता है। पहलवानों के उस्ताद अपने पट्टों के कान पहले ही तोड़ देते हैं ताकि दूसरा पहलवान उन्हें पकड़कर पट्टे के पर हाथ रखकर उसे चारों खाने चित न कर दे। बाज़ औरतें इन्हें यानी कान को वज़न लटकाने का हैंगर समझती हैं। इसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती के जेवर कान पर लटकाए रहती हैं। अहद कदीम में गुलामों के कान छेद कर उसमें आका अपने नशाने का छल्ला पहना देता था कि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। यानी कान में पड़ा हुआ छल्ला ट्रेडमार्क का काम करता था। लफ्ज़ हल्का बगोश इसी रस्म की यादगार है। फ़ारसी में कान को गोश और गधे को खर कहते हैं। फ़ारसी में कान को गोश और गधे को खर कहते हैं। इसीलिए गधे जैसे कानों वाले जानवर को खरगोश के नाम से याद किया जाता है। खुदा जाने इस निस्बत का गधे बुरा मानते हैं या उस पर फ़ख्र करते हैं। कान एक नन्ही मुन्नी सी मखलूक की चहलकदमी का पार्क भी है, जो कान पर रेंगती तो है मगर नज़र नहीं आती। इसीलिए शिकायतन कहते हैं कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक कान वो होती है जिससे सोना, चांदी, हीरे वगैरह निकलते हैं। एक कान वो होती है जिससे सोना, चांदी और हीरे निकलते हैं। हमारे कानों से तो फ़कत मैल निकलता है। एक बिरादरी है जो कन मैलिया कहलाती है। लाल पगड़ी पहने कान खुरदने के सहलाने के लाल पगड़ी पहने उसमें कान खुरदने और सहलाने के औजार लटकाए, तेल की शीशी साथ लिए घंटाघर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और कचहरी वगैरह के आसपास घूमती रहती है। कुछ लोग सर झुकाए, कान पकड़वाए, कन मैलियों के आगे जानवे अदब ताकिए बैठे नजर आते हैं। काश कोई बिरादरी दिल मैलिया भी होती जो दिल का मैल निकाल कर इंसानों के बहुत सी खराबियों से बचा लेती। कुछ ख़वातीन व हजरात पक्की उम्र के होने के बावजूद कान के कच्चे होते हैं। चुगली खाने वालों को ऐसे कच्चे कान वालों की बड़ी तलाश रहती है। तो अब हम जो है नाक का जो सबक मैंने पढ़ा, अब मैं उससे तफसील से समझाता की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है, नाक से दोनों तरफ एकसा फासले पर, यानी नाक से दोनों तरफ एकसा फासले पर पाए जाने वाले जिस्म के हिस्सों को क्या कहते हैं? कान कहते हैं। ये दो होते हैं। कितने होते हैं ये दो होते हैं। इसके दो होने का फ़ायदा ये है कि बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाई जा सकती है। बच्चों, आजकल तुम्हें भी ऐसा ही होता है कि आप जो कुछ भी हम बोलते हैं आपके दिमाग में वो बात नहीं ठहरती, क्योंकि आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसे उड़ा देते हैं, यानी अनसुनी कर देते हैं। कान हकीकत में सुनने के लिए होते हैं, मगर बाज़ असातिज़ा क्या करते हैं, अपने शागिर्दों के कान खींचते हैं, जिसे गोशमाली कहा जाता है। गोशमाली यानी सज़ा देना। आप देखे होंगे क्लास में बहुत से असातिज़ा क्या करते हैं, अपने बच्चों के, अपने उस तलबा के कान इस तरह से खींचते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गोशमाली यानी सज़ा देना।
पहलवानों, आपको मालूम है पहलवान अपने पट्टों के कान पहले ही से तोड़ देते हैं। पहलवान जो है ने जब वो पहलवानगिरी करने के लिए पहले दाखिला लेता तो उसी वक्त से लेकर वो अपने पट्टों के कान ऐसा गोशमाली कर करके उसको तोड़ देते हैं, ताकि दूसरा पहलवान उन्हें पकड़कर पट्टे के पट्टे पर हाथ रखकर उसे चारों खाने चितना कर दे। देखिए यहाँ पर एक पहलवान का कान नज़र आ रहा है। कान देखो कितना छोटा है, क्योंकि उसको बार बार जो है तोड़ तोड़ कर उसको कान को जो है छोटा बना देता है। इसी तरह से कान, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दो पहलवान जो है कुश्ती करने में मशगूल हैं। यानी अगर कान उनके इस तरह से बड़े होंगे तो वो दूसरा पहलवान क्या करता है, उसको कान को पकड़कर यहाँ पर पैर पर हाथ रख कर उसको चारों खाने चित कर दे सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, पहलवानों के साथ अपने पट्टों के, अपने शागिर्दों के कान जो है पहले ही से तोड़ देते हैं। बांस खवातीन यानी चंद औरतें आप देखे होंगे, उन्हें इनको क्या समझते हैं, कान को वज़न लटकाने का हैंगर समझते हैं। हैंगर मालूम है आपको, हम हैंगर अक्सर किसे इस्तेमाल करते हैं, कपड़े लटकाने के लिए हैंगर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन औरतें क्या करते हैं, इस कान को ही हैंगर बना देते हैं। हाँ, जिसमें सोने के, चांदी के, मोती के जेवर लटकाए रहती हैं। वो खूबसूरत दिखने के लिए क्या करते हैं, अपने कानों में सोने के, चांदी के, हीरे के, मोती के जेवर जो है कान पर लटकाई रहती हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर में कि ये दोनों तस्वीरें कान में औरतें किस तरह से जेवर लटकाने का काम करते हैं, जिससे जो है वो अपनी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद अहद कदीम में यानी पुराने ज़माने में, आपको मालूम है पुराने ज़माने में गुलामों के कान छेदते थे, यानी उसमें एक सुराख डालकर आका यानी मालिक अपनी निशानी का एक छल्ला पहना देता था। पहले ज़माने में जो है गुलाम को बेचा भी जाता था, ख़रीदा भी जाता था, जिसकी वजह से वो आका जो मालिक है वो क्या करता था, अपने गुलाम को कान में एक सुराख डालकर उसमें जो है अपना एक छल्ला पहना देता था, ताकि सनद रहे। सनद के माने सर्टिफिकेट रहे कि ये गुलाम मेरा है। अगर वो कहीं भी चला जाता तो उसके कान में पड़े छल्ले से पता चलता था कि ये गुलाम किस मालिक का है। हाँ, और कान में पड़े छल्ले पहना देता था, सनद रहे, ताकि वो बवक्त ज़रूरत काम आए। यानी कान में पड़ा हुआ छल्ला एक ट्रेडमार्क का काम करता था। उसके कान को, वो छल्ले को देखते ही हम पहचान सकते थे कि ये गुलाम किसका है। लफ्ज़ हल्का बगोश इसी रस्म की यादगार है। लफ्ज़ हल्का बगोश यानी गुलाम का जो तरीका है यहीं से शुरू हुआ है। फारसी में कान को गोश कहते हैं। फारसी में जो है कान को क्या कहते हैं, गोश कहते हैं, और गधे को खर कहते हैं। मालूम कर ले, फारसी में कान को क्या कहते हैं, गोश कहते हैं, और गधे को खर कहते हैं। इसलिए गधे जैसे कानों वालों के, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, गधे जैसे जानवर को खरगोश के नाम से याद किया जाता है। क्या किया जाता है, खरगोश के नाम से याद किया जाता है। खुदा जाने इस निस्बत से गधे बुरा मानते हैं या फ़ख्र करते हैं। देख रही है, आपको तस्वीर दिखाई दे रही है खरगोश की, कि जिसके कान जो हैं गधे की तरह हैं। इसी तरह से गधे जैसे कानों वाले जानवर को हम क्या बोलते हैं, हाँ, खरगोश बोलते हैं। खुदा जाने, अल्लाह जाने कि इस निस्बत से, इस ताल्लुक़ से गधे उसका बुरा मानते हैं या उस पर फ़ख्र करते हैं, क्योंकि उसके नाम से भी एक जानवर को याद किया जाता है। कान हकीकत में एक नन्ही मुन्नी मखलूक की चहलकदमी का पार्क है। कान एक नन्ही मुन्नी सी मखलूक की चहलकदमी का पार्क भी है। यानी आपको मालूम है, जो एक छोटी सी मखलूक है जो कान पर रेंगती है हमारे, लेकिन हमें उसको देख नहीं सकते। जो कान पर रेंगती तो है मगर हमारे आँखों को नज़र नहीं आते। क्या है वो, कौन सी छोटी सी मखलूक बोलो देखेंगे, हाँ, जूं। जैसा कि आपको मालूम है
कि अक्सर जो है ना छोटे बच्चों के सिरों में जो है ना छोटे छोटे जू होते हैं जो दिखती नहीं है, कान पर रेंगने के बावजूद भी वो हमारे आँखों को नज़र नहीं आती। इसीलिए तो शिकायतन कहते हैं कि कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या बोलते हैं कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, यानी उसे अनसुना का कौन सी भी बात जो है सही तरीके वह सुनता नहीं। एक कान वो होती है जिससे सोना, चांदी, हीरे वगैरह निकलते हैं। हमारे कानों से तो फ़कत मैल निकलता है। कान के माने दो कान होते हैं, एक कान ये जो हम सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक कान वो जिससे सोना निकलता, चांदी निकलता, हीरे निकलते हैं। लेकिन हमारे कानों से क्या निकलता? हाँ सही फरमाया, हमारे कानों से तो सिर्फ मैल निकलता। वो कान जो सोना, चांदी, हीरे निकलता है उसको भी कान कहते हैं और इसको भी कान कहते हैं। वो हमें कीमती चीज़ें देती, लेकिन हमारे कान हमने सिर्फ मैल देते हैं। एक बिरादरी भी है, एक बिरादरी यानी एक ग्रोह है जो कन मैलिया कहलाती है। कन मैलिया कहलाता है। कान मैलिया बोले तो कान का मैल निकालने वाले। वो लोग लाल पगड़ी पहने, उस पगड़ी में कान खुरदने और सहलाने के औजार लगाए, हाथ में तेल की शीशी लिए, घंटाघर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और कचहरी वगैरह के आसपास घूमती रहती है। कुछ लोग सर झुकाए, कान पकड़वाए, कन मैलियों के आगे जानवे अदबता किए बैठे नजर आते हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीर में कि ये लोग जो है कान का मैल निकाल रहे हैं और लोग जो है उनके सामने झुककर अदब से बैठे हुए हैं। क्यों? अगर उसमें हम क्या भी थोड़ा भी हिले तो हमारे कानों को जो है नुकसान पहुंचता। इसीलिए कन मैलियों के आगे जो है तमाम लोग जानवे अदबता किए बैठे नजर आते हैं। ये लोग जो है कान का मैल साफ करते हैं, जिनको हम कन मैलिया कहते हैं। काश ऐसी कोई बिरादरी होती जैसा कि हम अब कन मैलिया जैसी बिरादरी जो कान का मैल साफ करती, ऐसी ही कोई और एक बिरादरी जो दिल मैलिया भी होती, जो दिल का मैल निकालकर इंसानों को बहुत सी खराबियों से बचा लेती। अगर हमारा दिल भी अगर साफ करने वाली कोई एक बिरादरी होती तो हमारे दिल में जो भी बुराई है उसको वो निकाल देते थे। कुछ ख्वातीन व हजरात पक्की उम्र के होने के बावजूद, यानी चंदे का बूढ़े लोग, पक्की उम्र यानी बूढ़े लोग जो होते हैं होने के बावजूद भी उनके कान क्या हैं बहुत कच्चे रहते हैं, यानी बहुत दूर की बात भी वो आसानी से सुन सकते हैं। चुगली खाने वालों को ऐसे कच्चे कान वालों की बड़ी तलाश रहती है, क्योंकि एक जगह से बात दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बच्चों, अब आपने सबक सुना, अच्छी तरह से समझ लिया। अब चंद एक सवालात हैं, उनको जवाबात सिर्फ एक जुमले में देना है। पहले मैं सवाल करूंगा और उसके बाद 5 सेकेंड आपको वक्त दूंगा। आप फौरन जो है याद दहानी करके उस सवाल का जवाब देना चाहिए। तो पहला सवाल, कान के दो होने का क्या फ़ायदा है? कान के दो होने का क्या फ़ायदा है, बताओ। हाँ वेरी गुड, वो बच्चा जो है बोल रहा है कि कान के दो होने का फ़ायदा ये है कि बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाई जा सकती है। वेरी गुड। तो अब दूसरा सवाल, कान में पड़े हुए छल्ले को मुसन्निफ ने ट्रेडमार्क क्यों कहा है? अहद कदीम में आका जो है अपने गुलामों के कान छेद कर उसमें एक छल्ला पहनाते थे, उसको मुसन्निफ ने ट्रेडमार्क क्यों कहा? हाँ वेरी गुड, हाँ वो बच्चा जवाब दिया, देखो वेरी गुड बच्चा। कान में पड़े छल्ले को मुसन्निफ ने ट्रेडमार्क इसलिए कहा कि गुलाम के कान में लगे छल्ले से उसके मालिक का पता लगाया जा सकता है, यानी ये गुलाम किस मालिक का है
वो कान में पड़े छल्ले से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब चंद एक जुमले हैं, उनकी हम वजाहत करना, उसको तशरीह करना देखेंगे। पहला जुमला क्या है? सवाल, काश कोई बिरादरी दिल मैलियाबी होती जो दिल का मैल निकाल कर इंसानों को बहुत सी खराबियों से बचा लेती है। समझ गए? काश कोई बिरादरी दिल मैलियाबी होती जो दिल का मैल निकाल कर इंसानों को बहुत सी खराबियों से बचा लेती। यानी इसका मतलब यह है कि इस जुमले को मुसन्निफ तालिब ज़ैदी के लिखे मजमून जुग्राफिया नाक और कान से लिया गया है। इस जुमले में मजमून निगार ने ये ख्वाहिश जाहिर की है, करते हैं कि काश कन मैलियों की तरह हमारे समाज में दिल मैलिया भी होते जो लोगों के दिल से हसद, कीना और दूसरे मनफी जज्बात को पाक कर सकते। समझ गए? तो इसके बाद दर्ज झेल महावरों के मानी लिखे। महावरे मैंने बताया, जैसा कि नाक नीची करना आप पिछले सबक में पढ़े थे, इसी तरह से यहाँ पर भी एक दो चार मुहावरे हैं, इनके मानी बताना। एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देना। सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है उसका मतलब? अनसुनी कहना, कर देना, सुनी अनसुनी कर देना। तो दूसरा, कान खींचना, जैसा कि उस्ताद अपने शागिर्दों के कान खींचते हैं, ये मुहावरा है। कान खींचने के मानी कौन बताएंगे? हाँ, वेरी गुड। कान खींचने के मानी सज़ा देना है। क्या है? सज़ा देना। तो अब हम इस सबक को मुकम्मल तौर पर से पढ़े। अब उसके आखिर में जो कवायद हैं उसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। इस्म की तइदाद। इस्म की तइदाद। इस्म क्या है? इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ को कहते हैं। इस्म किसी शख्स, चीज़ या जगह को कहते हैं। जैसे कि लड़का, किताब, मस्जिद, ये तीनों क्या हैं? इस्म हैं। इनके ख़ास नाम हैं। लड़के को लड़का ही कहते हैं, किताब को किताब कहते हैं, मस्जिद को मस्जिद कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इस्म बोलते हैं। तो दूसरा, इस्म की तइदाद क्या है? इस्म की तइदाद क्या है? इस्म के एक होने या एक से ज़्यादा होने की मिक़दार को इस्म की तइदाद कहते हैं। इस्म को एक होने या एक से ज़्यादा होने की मिक़दार को क्या बोलते हैं? इस्म की तइदाद। इस्म की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? हाँ, 2 किस्में हैं। एक वाहिद और दूसरा जमा। वाहिद यानी एक, जमा यानी एक से ज़्यादा, एक जिसकी मिक़दार एक से ज़्यादा हो। तो पहला वाहिद है लड़का। बताओ लड़के का जमा क्या होना चाहिए? वेरी गुड, क्या होना चाहिए? लड़के। हाँ, वो बच्चा बहुत सही बताया। क्या दूसरा देखेंगे, किताब। किताब भी वाहिद है। अगर एक से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे उसे? हाँ, कुतुब कहेंगे। करेक्ट, कुतुब या किताबें। तीसरा, मस्जिद है। मस्जिद वाहिद है। अगर हमें उसको जमा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मसाजिद। वेरी गुड। हाँ, तो आगे मुज़क्कर मुअन्नस क्या हैं? ये भी ग्रामर कवायद में ही है। मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं? मुज़क्कर को नर या तज़कीर और मुअन्नस को मादा या तानीस भी कहा जाता है। समझ गए? लड़का, दादा, धोबी, राजा, हाथ, ये मुज़क्कर हैं और ये हकीकी मुज़क्कर हैं। ये हाथ नहीं, लड़का, दादा, धोबी, राजा और हाथी, ये जो है मुज़क्कर हैं और हकीकी मुज़क्कर हैं। और दूसरा जो है लड़की, दादी, धोबन, हथनी, ये मुअन्नस हैं और ये हकीकी मुअन्नस हैं। दरवाज़ा, रास्ता, आसमान, समंदर, पहाड़, गम, ये भी मुज़क्कर हैं और गैर हकीकी मुज़क्कर हैं। खिड़की, दरवाज़ा, ज़मीन,
नदी, पहाड़ी, खुशी, ये भी मुअन्नस हैं और ये गैर हकीकी मुअन्नस हैं। मुज़क्कर इसमों की जमा बनाने के कायदे क्या हैं? नंबर 1, जिस इसम मुज़क्कर वाहिद के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसे याहे मजहूल से बदल दें। जैसा लड़का से लड़के, गालीचा से गालीचे, मेवा से मेवे। तो इसी तरह से दूसरा, लेकिन बाज़ अल्फाज इस कायदे के तहत नहीं आते, जैसा कि हम अभी पढ़े। क्या है वो? मिसाल के तौर पर संस्कृत के अल्फाज जैसे राजा, दाता। हाँ, दूसरा रिश्तेदारों के नाम जैसे नाना, दादा, चाचा, ताया, आपा, अब्बा। तीसरा फ़ारसी ज़बान के इसम फ़ाइल जैसे बीना, नाबीना। नंबर 4 गैर ज़बानों के अल्फाज जैसे गर्मा और सरमा। कायदा नंबर 2, जिस इसम मुज़क्कर वाहिद के आखिर में अलीफ और नून गुन्ना हो तो उसको ई से बदल दें। मिसाल के तौर पर धुआं से धुएं, रवां से रवें, कुआं से कुएं। तो अब कायदा नंबर 3, जिस इसम मुज़क्कर के वाहिद आखिर में अलिफ या हे या अलिफ नून गुन्ना न हो तो उनकी वाहिद और जमा की एक ही सूरत होती है। मिसाल के तौर पर कलम वाहिद है और कलम जमा भी है। कलम सस्ता है, ये वाहिद। अगर हम उसको जमा पढ़ेंगे तो कलम सस्ते हैं। इसी तरह से भाई, मेरा भाई आया। अगर उसको जमा में बोलना है तो मेरे भाई आए। शहर, शहर आबाद हुआ। और दूसरा शहर जमा मिलेंगे तो शहर आबाद हुए। मुअन्नस इसमों की जमा बनाने के कायदे। कायदा नंबर 1, जिस वाहिद इसम मुअन्नस के आखिर में ई या मारूफ हो तो उनकी जमा के लिए अनीफ नून बढ़ा देते हैं। जैसा कि बेटी से बेटियाँ, मिठाई से मिठाइयाँ, लड़की से लड़कियाँ। हाँ, कायदा नंबर 2, जिस इसम के मुअन्नस के आखिर में या हो और उसको बाद नून गुन्ना हो, यानी नून गुन्ना बढ़ाकर बनाते हैं तो मिसाल के तौर पर चिड़िया से चिड़ियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ। कायदा नंबर 3, जिस वाहिद इसम के मुअन्नस के आखिर में सिर्फ अलिफ हो और उसके बाद ई या नून गुन्ना बढ़ाकर जमा बना देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे घटा से घटाएँ, फ़िज़ा से फ़िज़ाएँ, दवा से दवाएँ। तो कायदा नंबर 4, जिस इसम मुअन्नस के आखिर में अलिफ या ई न हो तो उसके आखिर ई या नून गुन्ना यानी ए बढ़ाकर जमा बनाते हैं। जैसे सूरत से सूरतें, मेज़ से मेज़ें, किताब से किताबें, औरत से औरतें। तो आखिर में घर पर काम, कान के 2 होने का क्या फ़ायदा है? और दूसरा सवाल है, कान से जुड़े कोई 5 मुहावरों को तलाश करके उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और अपने उस्ताद से चेक करा लीजिए। शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.